हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पूरा कंसेप्ट, हम बात किए थे टॉर्क एंगल, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी पावर फैक्टर, सबका केस हम लोगों ने देखा था। आज हम देखने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा सिंक्रोनस जनरेटर का, और हम देखेंगे मेथड्स क्या होगा कैलकुलेट करने का, सिंक्रोनस रिएक्टेंस और वोल्टेज रेगुलेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके प्री एग्जामिनेशन में, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके मेंस में पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम देखेंगे क्या मेथड्स होता है सॉल्व करने का। स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना होता है, सिर्फ आंसर कैलकुलेट करना नहीं होता है, आपको पूरा प्रोसीजर मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, किस किस केस के लिए पूछा है, क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहला हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो देखिए, तीन कंडीशन में ड्रॉ करूंगी। पहला हम देखेंगे ओपन नो लोड का केस देखेंगे, फिर पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और नो लोड पे हम फिर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, कैसे हम इसको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को अलग अलग कर करके 3 फेज के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर हम पर फेज के लिए देखेंगे। तो पहला आपका हेडिंग होगा आज का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ठीक है, ऑल्टरनेटर का हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम और सिंपली इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखिए, इस तरफ मैं रोटर ड्रॉ करूंगी और इस तरफ मैं स्टेटर ड्रॉ करूंगी, क्योंकि याद करिए हम लोगों ने स्टेटर में क्या दिया था, स्टेटर में हम लोगों ने 3 फेज वाइंडिंग दिया था। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग दिया था, और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिए इस तरीके से। पर ये हो गया हमारा 3 फेज के लिए, तो इसका हमारा क्या होगा, ई नॉट होगा। ये हो जाएगा फर्स्ट के लिए ई नॉट। ठीक है, ये पहले के लिए हमारा इंड्यूस्ड जनरेटेड ईएमएफ हो जाएगा, ये सेकंड के लिए जनरेटेड ईएमएफ हो जाएगा, और ये थर्ड के लिए हो जाएगा। 3 फेज के लिए ऐसे ही ड्रॉ करेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस, और इसके बाद ये हमारा हो जाएगा रिएक्टेंस। ठीक है, सिमिलरली सेकंड फेज के लिए ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा हमारा रिएक्टेंस। सिमिलरली थर्ड फेज के लिए भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा रिएक्टेंस। ये स्टेटर साइड है हम लोगों का। ठीक है, स्टेटर साइड है। उसके बाद इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा ई नॉट, दिस इज आवर ई नॉट, एंड दिस इज ऑल्सो आवर ई नॉट। स्टेटर साइड है, तो इसे आप लिख लीजिए स्टेटर सर्किट। उसके बाद देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस है आर्मेचर का, तो इसे मैं आर ए या फिर आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये हमारा लीकेज रिएक्टेंस है, ये हो जाएगा हमारा स्टेटर साइड। रोटर साइड भी हम देख लेते हैं। रोटर साइड हम डीसी से कनेक्ट करके रखते हैं, डीसी सप्लाई से, तो हमारा रोटर डीसी से कनेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये कनेक्टेड है प्लस माइनस डीसी सप्लाई। ये है हमारा रोटर सर्किट। ठीक है, देख लीजिए ये है हमारा रोटर सर्किट। इसको थोड़ा सा ऊपर मैं लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, और ये हमारा क्या शो कर रहा है, दिस इज फिगर ए मान लीजिए इसको, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विवेलेंट सर्किट एट नो लोड। दिस इज आवर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑल्टरनेटर, दिस इज आवर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑल्टरनेटर एट नो लोड। ठीक है, नो लोड कहने का ये मतलब है रोटर को तो हम एनर्जाइज कर रहे हैं, रोटर इज एनर्जाइज्ड, एंड स्टेटर इज
स्टेटर वाइंडिंग इज ओपन सर्किटेड, ठीक है। स्टेटर वाइंडिंग देखिए यहाँ हमारा कोई भी ओपन सर्किट है, हम लोगों ने लोड नहीं कनेक्ट किया है, और ये हमारा डीसी सप्लाई है जो एनर्जाइज्ड है। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ एन ऑल्टरनेटर एट नो लोड। ये 3 फेज बेसिस पे है। अब हम इसका पर फेज डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, देख लीजिए। तो पर फेज डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये हमारा 3 फेज डायग्राम है, ठीक है, 3 फेज सर्किट का डायग्राम है, और हम लोगों को पर फेज ड्रॉ करना है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट है ये। पर फेज है तो सिर्फ हम लोगों को एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस से ही शो करना पड़ेगा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को, ओके। ये हो जाएगा हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर ई एंड ये हो जाएगा एक्स एल। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। दिस आर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पर फेज, ठीक है, पर फेज। पर फेज हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम है। तो एक बार मैं फिर से फटाफट आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए, ये हमारा रोटर सर्किट है। रोटर को हम लोग जैसे हम लोग ऑपरेशन देखे थे, डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। तो 2 टर्मिनल होंगे इसके प्लस माइनस। ये हो गया रोटर सर्किट, ये हो गया फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पर नेमिंग कर लेती हूँ, दिस इज आवर फील्ड वाइंडिंग, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, स्टेटर है। तो हम लोगों ने जैसा देखा था, याद करिए, स्टेटर में हम आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग हम लोग देते हैं। तो ये 3 फेज हो गया, तीनों फेज का है। ई नॉट ई नॉट ई नॉट, ये हमारा ईएमएफ जनरेटेड ई नॉट ई नॉट ई नॉट हो जाएगा। क्योंकि नो लोड है इसलिए यहाँ पर सफिक्स मैंने ओ लगाया हुआ है। उसके बाद ये आर ई हो जाएगा, पहले फेज का रेजिस्टेंस, पहले फेज का रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस। सिमिलरली पहले फेज का रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस। तो ये हमारा हो गया तीनों फेज का स्टेटर सर्किट का डायग्राम। ये इक्विवेलेंट सर्किट, अगर कोई आपसे पूछता है इक्विवेलेंट सर्किट बताइए ऑल्टरनेटर का, तो आप रोटर सर्किट बताएंगे, स्टेटर सर्किट बताएंगे, 3 फेज वाइंडिंग। और अगर लोडेड बोलेगा तो आप लोड में कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पर फेज, यानी सिंगल फेज का हम लोगों ने डायग्राम शो किया है। एक फेज है तो ई नॉट हो जाएगा, आर ई एंड एक्सएल हो जाएगा। तो ये दोनों आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एट नो लोड। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, देख लीजिए, जिसे हम कैपिटल वी, जहां भी अगर आपको कैपिटल वी दिखाई देता है फ्रेंड्स, तो देखिए वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। और ई नॉट दिखाई दे तो हम बोलेंगे ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। यहाँ अगर पर फेज ले रहे हैं तो पर फेज आपको बताना पड़ेगा। और देख लीजिए, अगर नो लोड में आप कंसिडर करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं एट नो लोड, एट नो लोड जो टर्मिनल वोल्टेज V होगा वो ई नॉट के बराबर होगा, या फिर ई नॉट V के बराबर होगा, मतलब दोनों सेम है, ठीक है। नो लोड यानी कि हमारा ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट के केस में करंट तो आएगा नहीं, करंट नहीं आएगा तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द ईएमएफ जनरेटेड पर फेज। समझ में आया इतना, पर फेज। उसके बाद देख लीजिए, अगर आप XS को कंसिडर, XA को कंसिडर करते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ये मैं मिटा रही हूं, देख लीजिए। अभी हमने लीकेज रिएक्टेंस कंसिडर किया हुआ था, अब हम लोग अगर XA को भी कंसिडर करते हैं, उस केस में क्या हो जाएगा, सिंपली आप लोगों को क्या करना है, XL की जगह में एक और ऐड कर देना है सीरीज में। रिएक्टेंस फिक्शियस रेजिस्टेंस रिएक्टेंस होता है वो। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए, ई नॉट, ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा XL और ये हो जाएगा हमारा XA, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज प्लस माइनस V। दिस इज आवर ई नॉट, दिस इज आवर इफेक्टिव रेजिस्टेंस E, दिस इज आवर XL एंड दिस इज आवर XA। कुछ नहीं किया है हम लोगों ने। अगर आप आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर उस केस में XA का फैक्टर आता है रिएक्टेंस, और इन दोनों को ही हमने जैसे लास्ट क्लास में बात किया था हम लोगों ने, XL प्लस XA को अगर दोनों को आप मिलाते हैं तो वो होता है हमारा
सिंक्रोनस रिएक्टेंस जिसे हम XS बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ऑल्टरनेटर एट नो लोड। ठीक है, तो बस इतना सा ही इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। लोड अगर बात करेगा तो आप लोड कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये इतना आप ड्रॉ करिए, तीनों डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद हम देखेंगे क्या मेथड्स होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस को डिटरमाइन करने का। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बट इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 5-10 मिनट डिस्कस कर दिया ताकि आपको स्टेटर और रोटर सर्किट समझ में आ जाए। जब आप देखेंगे डिटरमाइन करने का, जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ऑल्टरनेटर का, तब वहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि स्टेटर सर्किट और रोटर सर्किट कैसा दिखता है। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए। सेकंड वाला आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है मेथड्स टू डिटरमाइन सिंक्रोनस रिएक्टेंस, यानी कि क्या मेथड्स होता है डिटरमाइन करने का सिंक्रोनस रिएक्टेंस का। ठीक है, तो देखिए ये वोल्टेज रेगुलेशन मैं यहाँ मिटा दे रही हूँ, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो दोबारा हेडिंग डाल लेंगे। यहाँ पर स्पेसिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए ये चीज़ मैं रिमूव कर दे रही हूँ। ठीक है, देख लीजिए टॉपिक है हमारा मेथड्स टू डिटरमाइन सिंक्रोनस रिएक्टेंस। उसके पहले आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है और सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्या होता है आपका। तो ज़रा याद करिए और बताइए मुझे कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्या होता है। ठीक है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस जैसा कि हम लोगों ने XS को बोला था, ये होता है हमारा XL प्लस XA, यही होता है। XL यहाँ पर क्या है देखिए, XL हमारा होता था लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस होता था जिसका यूनिट होता है ओम। लीकेज रिएक्टेंस, और आपको मैं एक बार बता दूं लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है। देखिए जैसे कि ये हमारा वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग मान लीजिए, तो जब भी स्टेटर करंट को ये हमारा क्या होता है फ्लक्स लाइन आता है, सपोज इस तरीके से कुछ इस तरीके से अगर हमारा मान लीजिए फ्लक्स आता है, तो ये हमारा स्टेटर कंडक्टर्स हो गया। देखिए इसको इनके बीच के हम बोलते हैं एयर गैपिंग। ठीक है, ये एयर गैप है, ये एयर गैप है। तो जो भी फ्लक्स एयर गैप को कट नहीं करता है, जैसे ये हमारा है, इस पूरे को हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। ये हमारा होता है लीकेज फ्लक्स, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है लीकेज फ्लक्स। तो ये हो गया लीकेज रिएक्टेंस। और XA हमारा होता है एक फिक्शियस रिएक्टेंस, जिसे हम बोलते हैं रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो भी रिएक्टेंस प्रोड्यूस्ड होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, उसको हम बोलते हैं XA। ठीक है, XA जो कि एक फिक्शियस रिएक्टेंस है। इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो हमारा XS बनता है, जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और इसका भी यूनिट होता है ओम। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी। RE देखिए, RE यहाँ पर हम लोगों का होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है हमारा RE। और ZS हमारा क्या होता है, ZS होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस। ठीक है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस, इसका भी यूनिट होता है ओम। तो अब आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखिए इम्पीडेंस डायग्राम में
हमारा बेस वाली क्वांटिटी आर ई होती है, रेजिस्टेंस वाली होती है, और ये हमारा क्वांटिटी होता है रिएक्टेंस वाला। अब जब इन दोनों को आप पाइथागोरस थ्योरम से कंबाइन करेंगे तो ये एक्सेस बनेगा, यानी कि एक्सेस ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, इसके बीच का एंगल थीटा होगा जिसे हम इंटरनल एंगल बोलते हैं। और यहाँ पर जेड एस इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही लिखा था हम लोगों ने, बेस स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर। एक्सेस आपको कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा हमारा जेड एस स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर। इतना समझ में आया? ये तरीका होता है हम लोगों को रिएक्टेंस फाइंड करने का, एक्स एस, ठीक है। एक्सेस डायरेक्टली आप एक्सेस कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेथड नहीं है। जेड एस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसके लिए 2 मेथड होता है, और एक आर ई करना पड़ेगा। तो इतना आप पहले नोट डाउन करिए, इतना आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तरीका ये है कि आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आर ई, इफेक्टिव, कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस फर्स्ट, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस फर्स्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकंड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सिंक्रोनस इम्पीडेंस, सिंक्रोनस इम्पीडेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं मिटा रही हूँ, देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट मेथड नहीं होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालने का, तो आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज करके सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। देख लीजिए, इसे हम आर ई बोलते हैं और इसे हम जेड एस बोलते हैं। आर ई आप 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लीजिए, 2 मेथड्स होता है इसका। एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, पहला मेथड है एमीटर वोल्ट मीटर मेथड की हेल्प से आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और चाहे तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। अब देख लीजिए, ये जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ये नीड नहीं है डिस्कस करने का एमीटर वोल्ट मीटर मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट देखेंगे वहाँ पर ये 2 मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। बट क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर के केस में ये हम टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। सिर्फ आपको समझ लेना है कि एमीटर वोल्ट मीटर और व्हीटस्टोन से हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंक्रोनस इम्पीडेंस का मेथड देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2 मेथड। फर्स्ट हमारा हो जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट, पहला हम कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट से और सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, ठीक है। और देखिए ये टेस्ट दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ऑल्टरनेटर का तो भी आपको ये 2 टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, और अब जब वोल्टेज रेगुलेशन का मेथड्स देखेंगे तब भी आपको ये 2 मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरेक्टरिस्टिक्स हम प्लॉट कर सकते हैं, तो ये 2 मेथड है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सिंक्रोनस इम्पीडेंस, और इससे जो रिजल्ट आएगा उससे हम एक्स एस को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम देखेंगे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट एक ऑल्टरनेटर में कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप फर्स्ट हेडिंग डालिए मेथड्स टू कैलकुलेट सिंक्रोनस इम्पीडेंस, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालिए मेथड्स टू कैलकुलेट सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो 2 हम लोग टेस्ट देखेंगे किस तरीके से ओपन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ऑल्टरनेटर में और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो पहले देखिए आप हेडिंग डाल लीजिए मेथड्स टू डिटरमाइन सिंक्रोनस इम्पीडेंस, यही मैं चेंज कर दे रही हूँ, आप लोग अपना हेडिंग डालिएगा जेड एस कैलकुलेट करने का क्या तरीका है वो हम देखने जा रहे हैं। आइए फिर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटर है तो रोटर सर्किट और स्टेटर सर्किट को हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहला हम ड्रॉ करते हैं, देखिए ओपन सर्किट टेस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा
3 फेस वाइंडिंग, और यहाँ पर हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, देख लीजिए। डीसी सोर्स है, तो ये हो गया इसका फील्ड वाइंडिंग, और ये हो गया हमारा रियोस्टेट, और ये हम एक एमीटर लगा रहे हैं फील्ड के सीरीज में। यहाँ से हम लोग दे रहे हैं डीसी सप्लाई। नेमिंग कर लेते हैं, देख लीजिए। ये हमारा हो जाएगा स्टेटर सर्किट, ये हो जाएगा हमारा देखिए रोटर सर्किट, ये हो जाएगा हमारा रियोस्टेट जिससे हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एमीटर, ये है डीसी सप्लाई, और ये है हमारा फील्ड वाइंडिंग, और ये स्टेटर सर्किट जैसे कि मैंने बता दिया, ये है हमारा वोल्ट मीटर। देखिए स्टेटर को हमने ओपन किया हुआ है, स्टेटर टर्मिनल को हमने ओपन रखा हुआ है, और क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज को मेजर करना होगा तो यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगा दिए हैं। किसी भी 2 फेस में आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, देख लीजिए, ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अ 3 फेस ऑल्टरनेटर। तो नीचे आप सब हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अ 3 फेस ऑल्टरनेटर। एक 3 फेज ऑल्टरनेटर के लिए आपको ये सर्किट डायग्राम देखना होगा। फिर से एक बार मैं फटाफट एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, देख लीजिए। ये रोटर सर्किट है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे रोटर सर्किट में हमें डीसी सप्लाई देना होता है। तो फील्ड डीसी, यहाँ हमारा फील्ड वाइंडिंग है, हम लोग फील्ड वाइंडिंग रोटर तरफ देते हैं। उसके सीरीज में हम लोगों ने एक एमीटर लगा दिया करंट मेजर करने के लिए, और एक रियोस्टेट लगा दिया हम लोगों ने रेजिस्टेंस को वैरी करने के लिए। स्टेटर तरफ हम क्या किए हैं, हमारा 3 फेज वाइंडिंग है, किसी भी 2 टर्मिनल के बीच में हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे और ओपन कर देंगे हमारे स्टेटर टर्मिनल को। तो इतना आप डायग्राम ड्रॉ करिए, फिर इसका 2-3 पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, सिंक्रोनस मशीन को हम लोगों ने सिंक्रोनस स्पीड पे चलाया है, ठीक है। विद द आर्मेचर वाइंडिंग ओपन द मशीन इज रन एट रेटेड स्पीड, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर, विथ द आर्मेचर वाइंडिंग ओपन सर्किटेड the machine runs at रेटेड स्पीड। रेटेड स्पीड पे हम क्या करेंगे, मशीन को चलाएंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा, द फील्ड इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स। देखिए, द फील्ड is connected to a DC source, ठीक है, in series with a rheostat and an ammeter, ठीक है। एक एमीटर लगा दिया गया, एक रियोस्टेट लगा दिया गया है हमारे फील्ड के सीरीज में। फील्ड को हम कनेक्ट किए हैं डीसी सोर्स से, ओके। द फील्ड करंट इज मेजर्ड। फील्ड करंट को यहां पर हम एडजस्ट करेंगे। फील्ड करंट इज एडजस्टेड, ओके। फील्ड करंट एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। The field current is adjusted and raised to a value until the voltage, until line voltage हम लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। Until the voltage between any pair, until एनी पेयर, किसी भी 2 पेयर के बीच में आप वोल्टेज कैलकुलेट करके वहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइन वोल्टेज। तो ये चीज़ मैं यहाँ रब कर रही हूँ, देख लीजिए। सर्किट डायग्राम आई होप आप बना लिए होंगे अच्छे से।
तो यहाँ लिखिए, देखिए द फील्ड करंट इज एडजस्टेड एंड रेज्ड टू अ वैल्यू अंटिल द वोल्टेज बिटवीन एनी पेयर ऑफ द टर्मिनल इज any pair of terminal is obtained to a value greater than rated value, ठीक है, ग्रेटर देन रेटेड वैल्यू। रेटेड वैल्यू से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अबव रेटेड ईएमएफ। रेटेड ईएमएफ से थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा जब मिलेगा तब हम वहाँ तक हम फील्ड करंट को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज हो जाएगा रेटेड ईएमएफ। ठीक है, ये हम लोगों को जो मिलेगा, देख लीजिए फील्ड करंट को क्या किया हम लोगों ने, एडजस्ट किया और कुछ वैल्यू, रेटेड वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा जब हम लोगों को ईएमएफ मिला तब तक हम अपना फील्ड करंट को एडजस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे और उस मोमेंट में हम लोगों को जब हमारा अचीव हो जाएगा तो वहाँ पर हम मेजर कर लेंगे लाइन वोल्टेज। ठीक है, लाइन वोल्टेज हम मेजर कर लिए जिसे हम रेटेड ईएमएफ से थोड़ा सा अबव आया तो मिल गया। और हम लोगों को फेस, मान लीजिए फेस वोल्टेज चाहिए, फेज वोल्टेज अगर आपको चाहिए तो लाइन वोल्टेज अपॉन में जब आप √3 करेंगे तब आपको फेज वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फील्ड को हम बढ़ा रहे हैं। तो इनिशियली हम लोग ये देखिए, ये हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा। जो वाई एक्सिस में हम ड्रॉ करेंगे वो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा, जिसे हम E0 बोल देते हैं। और क्योंकि हम फील्ड करंट को एडजस्ट कर रहे हैं तो हमारे वाई एक्सिस में फील्ड करंट आएगा, जिसे हम IF बोलेंगे। ये सफिक्स में हमारा IF हो जाएगा, फील्ड करंट। फील्ड करंट को आप एडजस्ट करिए और हम लोग को नोट करना है ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो इनिशियली जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि सैचुरेशन नहीं है। उसके बाद जब आप और बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा मैग्नेटिक सर्किट और ये कर्व हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसी कर्व को हम बोलते हैं OCC, ओपन सर्किट कर्व। ठीक है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ओपन सर्किट कर्व, ये आपको ध्यान रखना है। इनिशियली हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसा होगा और उसके बाद ये जो बचे, ये वाला स्ट्रेट लाइन टेंजेंट लाइन है, इसे हम बोलते हैं एयर गैप लाइन। दिस इज आवर एयर गैप लाइन। फिर से एक बार देख लीजिए, ये हमारा क्या है, रोटर सर्किट, स्टेटर सर्किट। हम फील्ड सर्किट को एडजस्ट कर रहे हैं अप टू अंटिल अ वैल्यू ग्रेटर देन दी रेटेड ईएमएफ। रेटेड ईएमएफ तक हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे हम नोट कर रहे हैं। इनिशियली जब आप देखेंगे तो ये लीनियर होगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि अनसैचुरेशन है, और जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो फिर सैचुरेट हो जाएगा मैग्नेटिक सर्किट और ये कर्व हमारा ऐसा दिखाई देगा। इस कर्व को हम बोलते हैं ओपन सर्किट कर्व और टेंजेंट वाली लाइन को हम बोलते हैं एयर गैप लाइन। तो ये हमारा हो जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट से जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सेकंड मेथड देखना है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको परफॉर्म करना है। देख लीजिए, ये मैं मिटा रही हूं यहां पर। तो बस आपको ये फिगर ध्यान रखना है, इतना थ्योरी आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको ये मेथड पता होना चाहिए ओपन सर्किट टेस्ट, और ये ग्राफ पता होना चाहिए, किसके किसके बीच में प्लॉटिंग कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर सेकंड मेथड है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारे ऑल्टरनेटर को क्या करना है, स्टेटर साइड को शॉर्टेड कर देना है, तीनों फेज को लेकर के शॉर्ट कर देना है। ये हो गया हमारा स्टेटर सर्किट। ठीक है, और इस तरफ हो जाएगा हमारा रोटर सर्किट। ये हमारा फील्ड है, एक हम लोगों ने एमीटर लगाया हुआ है, देख लीजिए, और एक यहाँ पर हम लोगों ने रियोस्टेट लगाया है। यहाँ हमारा डीसी सप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस डीसी सप्लाई और डीसी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों को क्योंकि शॉर्ट करना है तो हम कर देते हैं शॉर्ट, एक एमीटर लगाना पड़ेगा और इस स्टेटर के टर्मिनल को तीनों को एक साथ हमें शॉर्ट करना है। तो ये हो जाएगा पूरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट।
ठीक है, ये हमारा है फील्ड और ये हमारा स्टेटर सर्किट है। तो इतना डायग्राम आपको पता होना चाहिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब आप परफॉर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ एन ऑल्टरनेटर, 3 फेज ऑल्टरनेटर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ अ 3 फेज ऑल्टरनेटर, ये हमारा डायग्राम है। सर्किट एक्सप्लेनेशन क्या है देख लीजिए इसका। हम लोग तीनों फेज को शॉर्ट करके रखे हैं और उसके बाद तीनों करंट ही इक्वल होंगे, कि तीनों करंट इक्वल होंगे, बैलेंस्ड है, इसीलिए हम किसी भी एक टर्मिनल में एमीटर लगा के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है तो जो भी फील्ड करंट होगा वो हम इसको क्या डिनोट करेंगे, ISC से, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये हमारा है ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। इसमें हमारा क्या है, ऑल 3 फेज शॉर्टेड है, ऑल 3 फेज शॉर्टेड है। एक रियोस्टेट लगाया गया है फील्ड के सीरीज में और एक एमीटर लगाया गया है उसी के सीरीज में। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, मशीन को फिर से रेटेड स्पीड में ही, सिंक्रोनस स्पीड में ही रोटेट करना है। जैसा कि आप जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड पे ये रोटेट होगा हमारा मशीन। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपके फील्ड को एडजस्ट करना है टू सर्कुलेट 150 to 200% ऑफ फुल लोड करंट। ठीक है, द फील्ड एक्साइटेशन is adjusted to 150 to 200% of full load current, फुल लोड करंट, यानी कि जितना भी फुल लोड करंट है उसका आपको 150 to 200% तक फील्ड करंट को इसके रियोस्टेट के हेल्प से आपको फील्ड करंट को एडजस्ट करना और कैलकुलेट करना है हमारे स्टेटर साइड पे ISC करंट। तो ये हमारा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। समझ में आया? फिर से देख लीजिए एक बार। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रियोस्टेट की हेल्प से फील्ड सर्किट को हम कुछ ऐसा एडजस्ट कर रहे हैं कि फुल लोड करंट की 150 to 200 तक हमें इसको इंक्रीज करना है और हम लोगों को मेजर करना है एमीटर लगा करके स्टेटर साइड में करंट। जो करंट मेजर करेंगे उसे हम बोलते हैं ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। और हमारा ग्राफ यहाँ पर मिलेगा, देख लीजिए। इसी फिगर में मैं ड्रॉ कर रही हूँ और आपको भी इसी फिगर में ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट करंट y एक्सिस में, जिसे हम बोलते हैं ISC। क्योंकि हमारा x एक्सिस में सेम फील्ड करंट है तो हम लोग को यही वैल्यू लेनी है। फिगर हमारा देख लीजिए एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये दोनों चीज आपको कैलकुलेट करना है, तब आप कैलकुलेट कर पाएंगे सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो ये आप पहले देख लीजिए पूरा अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में सेम फील्ड करंट पे आपको वैल्यू मेजर करना है। तो ये टर्मिनल को, ये पॉइंट को आप O ले लीजिए, इसे आप A ले लीजिए, इसे आप B ले लीजिए और इस पॉइंट को आप ले लीजिए C। ठीक है, कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑल्टरनेटर में परफॉर्म किया है। एक बार ओपन के लिए ओपन किया है टर्मिनल को, वोल्टमीटर लगाया है, और एक बार तीनों टर्मिनल को शॉर्ट किया है, एक एमीटर लगा करके हम एक बार ओपन सर्किट वोल्टेज और हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट किए हैं। ये पूरी हम लोग फिगर ड्रॉ किए हैं। इतना अब आप कैलकुलेट कर लिए हैं, तब आपको कैलकुलेट करना है इस फिगर से, ये ग्राफ से सिंक्रोनस इम्पीडेंस। ठीक है, तो अब यहाँ तक जब आप नोट कर लिए हैं, ये सारा कुछ मैं मिटा रही हूँ, सिर्फ वो डायग्राम रहेगा, यहाँ पर ग्राफ रहेगा। और अब जो मैं लिखने वाली हूँ वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और कई बार MCQs क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अब आप डिफाइन करिए सिंक्रोनस इम्पीडेंस, जिसे हम ZS बोलते हैं। सिंक्रोनस इम्पीडेंस ओम्स में होगा। और वैसे भी इम्पीडेंस कैसे डिफाइन करते हैं, वोल्टेज अपॉन में करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज
ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट, अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, देख लीजिए ओपन सर्किट वोल्टेज भी आप यहीं इसी एक्सिस में लिए हैं और शॉर्ट सर्किट करंट भी इसी एक्सिस में लिए हैं। चाहे तो आप इस तरफ भी कैलकुलेट कर अपना एक्सिस रख सकते हैं। कई बुक में ऐसे भी दिया रहता है कि इस तरफ ओपन सर्किट वोल्टेज रहता है और इस एक्सिस में आप क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट लेते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करते होंगे अपने लैब वैब में, जैसा कि वहाँ पर ये ग्राफ निकालने के लिए बोला जाता है, तो उस तरफ हम ग्राफ पेपर में लिया करते थे। तो वो सब भूल जाइए, उसकी कोई इतना ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है कि ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट एट द सेम फील्ड करंट, ये हम सेम फील्ड करंट पे ले रहे हैं। ठीक है, एट सेम फील्ड करंट IF। सेम फील्ड करंट कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी एक पॉइंट पे IF को एक्सटेंड करिए तो ये हमारा जो करंट निकलेगा वो सेम फील्ड करंट पे निकलेगा और ये हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज भी सेम फील्ड करंट। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको किसी और फील्ड करंट पे लें और इसको किसी और फील्ड पे लें, सेम फील्ड करंट पे ही आपको कैलकुलेट करना है सिंक्रोनस इम्पीडेंस। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज। अब यहाँ पर अगर मैं ओपन सर्किट वोल्टेज ग्राफ से बोलूँ तो OCC में आपको देखना पड़ेगा ये चीज़। यहाँ पर से यहाँ पर AC जो हमारा लाइन है वही आएगा आपका ओपन सर्किट वोल्टेज। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए AC अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट। देखिए ये आपका शॉर्ट सर्किट का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन वाला, दिस इज स्ट्रेट लाइन, कोई सैचुरेशन नहीं है। तो AB वाला जो आपका मैंने प्लॉट किया हुआ है वो आपका क्या बनेगा, शॉर्ट सर्किट करंट। तो अगर यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है और ये वैल्यू दी जाती है तब आपको समझना है AC अपॉन में जब आप AB करेंगे तब वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस। या ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है, ठीक है, और ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट है ISC एट द सेम फील्ड करंट IF। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए दोनों टेस्ट परफॉर्म करके ZS, और उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं XS इज इक्वल टू अंडर रूट में ZS स्क्वायर माइनस RE स्क्वायर। तो ये मेथड होता है आपका लैबोरेटरी मेथड होता है कैलकुलेट करने का सिंक्रोनस इम्पीडेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस कैलकुलेट करने का लैब मेथड होता है। और कई बार क्या होता है, देखिए हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, तो उस केस में ZS और हमारा XS को हम क्या लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेते हैं ZS का। जब आप R को अगर इग्नोर करते हैं तब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा XS इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ZS, क्योंकि बहुत ही कम वैल्यू होती है, कई बार नेग्लेक्ट किया जाता है। इवन क्वेश्चन भी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब वहाँ पर आप देखेंगे कि RA मोस्ट ऑफ द टाइम नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेथड होता है डिटरमाइन करने का सिंक्रोनस इम्पीडेंस। देख लीजिए थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम जब देखेंगे तब वहाँ पर आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। और हो सकता है अगर मेंस में पूछना चाहे तो पूछ सकता है मेथड्स टू डिटरमाइन सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जो थर्ड टॉपिक पे आएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ सिंक्रोनस इम्पीडेंस, सिंक्रोनस जनरेटर या मोटर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोई है तो वोल्टेज रेगुलेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ट्रिपल स्टार इसे मार्क कर लीजिए। और अगर MCQs क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मोस्टली इस टॉपिक से आपको MCQs देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ अब मैं यहाँ तक आपको पूरा सिंक्रोनस इम्पीडेंस का पढ़ना है। एक और टॉपिक हमारा बचता है शॉर्ट सर्किट रेशियो, इम्पॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगी क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए अभी तक आप यहाँ तक पढ़िए। फिर हम वोल्टेज रेगुलेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे SCR, बहुत इंपॉर्टेंट है SCR भी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए वोल्टेज रेगुलेशन और इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी VVIP मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
वोल्टेज रेगुलेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक थर्ड है वो है वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर के केस में भी वोल्टेज रेगुलेशन डिस्कस किए थे, और अल्टरनेटर के केस में भी हमें डिस्कस करना होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो अगर हम देखें डेफिनेशन, तो डेफिनेशन दोनों में ही सेम रहेगा। द वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फुल लोड। तो डेफिनेशन देखिए वहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा। कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का भी केस मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटर can be defined as the change in voltage from no load to full load expressed as a fraction of full load। ठीक है, तो वहाँ पर जब हम ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ नो लोड भी लेते थे, फुल लोड भी लेते थे। यहाँ पर आपको सिर्फ फुल लोड लेना है। अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की देखिए बात करूँ, मैथमेटिकली वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू ई नॉट माइनस वी अपॉन में वी इंटू 100। ठीक है, ई नॉट माइनस वी अपॉन वी इंटू 100, या फिर आप जिस सिंपली ई भी लिख सकते हैं। ई नॉट ना लिखना चाहें, बार बार कन्फ्यूजन होता है, तो सिंपली आप ई लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। कई बुक में ई नॉट लिखा रहता है, कई बुक में ई लिखा रहता है, तो सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। देखिए टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपका ई या ई नॉट ओपन सर्किट नो लोड वोल्टेज है, नो लोड वोल्टेज है वोल्ट्स में या फिर किलो वोल्ट्स में। V जो है आपका टर्मिनल वोल्टेज है या फिर फुल लोड वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पर आप फुल लोड लिख लीजिए, फुल लोड वोल्टेज इन वोल्ट्स। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए सिंपली अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आपको यहाँ पर लिखना है द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटर कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फुल लोड, और मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वी ई माइनस वी अपॉन वी इंटू 100। ठीक है, ये समझ में आया? इतना समझ में आया? उसके बाद आपको क्या करना है, एक नोट पॉइंट लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटर is much higher than a transformer of equivalent rating। अगर एक इक्विवेलेंट रेटिंग का ट्रांसफार्मर है और एक ऑल्टरनेटर है तब वहाँ पर आप देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑल्टरनेटर का बहुत ज़्यादा होता है, इवन 30 to 40% इसका हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है, इन केस ऑफ ऑल्टरनेटर। जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे 6%, 7%, 5% इतना कम होता है वोल्टेज रेगुलेशन, लेकिन जब आप ऑल्टरनेटर में न्यूमेरिकल का भी सॉल्व करिएगा तो देखिएगा वहाँ पर 30 to 40 के बीच में या 20%, 25%, 30, 40 इतना परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन आता है। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज होता है, कभी भी हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, एज मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए। अगर आइडियली मैं बात करूँ तो ये 0 होना चाहिए, बट 0 नहीं होता है क्योंकि हमारा सिस्टम कोई आइडियल नहीं होता है। तो 30 to 40% आपको देखने को मिलेगा वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ एन ऑल्टरनेटर। तो ये पूरा हमारा डेफिनेशन हो गया।
उसके बाद हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। उसके बाद हम देखेंगे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का केस और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का केस। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन करिए। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे इसके कैलकुलेशन पार्ट में। ठीक है, आते हैं अब हमारे कैलकुलेशन पार्ट में। तो देख लीजिए, ये सब मैं मिटा देती हूँ, वोल्टेज रेगुलेशन के ही अंडर में है। कई बार आपको डराइव करने बोल देता है। अगर आप देखिए एक बार डराइव कर लेंगे, उसके बाद अगर आप कोई कंक्लूजन याद रखते हैं तो वो आपको याद करना ज़्यादा आसान होता है। अदरवाइज आप सिर्फ रट के जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा टर्मिनोलॉजीज क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो एक बार डराइव कर लीजिए, उसके बाद आप रट लीजिए उसको अच्छे से, फॉर्मूले को बार बार फिर लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या है, जैसे कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, आपको याद होगा शायद, E इज इक्वल टू अंडर रूट में V cos phi प्लस IA RA या फिर RE होल स्क्वायर प्लस V sin phi प्लस माइनस IA एक्सेस होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया था, प्लस लैगिंग के लिए था और माइनस लीडिंग के लिए था। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसे आप याद कर लीजिए, लेकिन मैं उससे पहले ये ड्राइव कराना चाहूँगी। ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी पढ़ रहे हैं तब भी आपको ये फॉर्मूला को यूज़ करना है, और जब आप मैक्सिमम पढ़ रहे हैं तभी ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो देख लीजिए, मैं लैगिंग का केस कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पर। लीडिंग आप ऑटोमेटिकली उसका प्लस को माइनस कर देंगे तो वो लीडिंग का केस बन जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मान लीजिए V हमारा क्या है, वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज का फेजर है V। लैगिंग का केस ले रही हूँ मैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा IA हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए IA हो जाएगा, जिसे मैं एंगल, इन दोनों के बीच के एंगल को मैं फाई बोलती थी, जैसा कि आप लोगों को याद होगा। उसके बाद देखिए I हमारा यहाँ पर है, तो IA RA कहाँ पर होगा, IA RA V में ऐड होते जाएगा। ये होगा आपका IA RA या फिर RE। तो कई बुक में RE लिखा रहता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कई बुक में देखिए RA लिखा रहता है, तो उससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। चाहे तो आप RE लिखिए या RA लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, JIA एक्सेस। ये फिगर मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस की हूँ। अब इन दोनों के जब आप क्या करेंगे, आप फेजर एडिशन लेंगे इन दोनों का, तब आपको मिलेगा E, तब आपको EMF जनरेटेड E मिलेगा, या फिर आप इसे इंड्यूस्ड EMF E बोल लीजिए, क्योंकि आपका क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल जैसा कि हम लोगों ने देखा था डेल्टा, और इन दोनों के बीच का एंगल जैसा कि हमने देखा था साई। तो यहाँ पर अब आप क्या करिए, इस पार्ट को एक्सटेंड करिए और इसको यहाँ पर एक्सटेंड करिए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए। यहाँ नाम दे देते हैं A B C D F। इतना आप नोट करिए अच्छे तरीके से, क्योंकि अब बिना उसके आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं आप उसके बिना। देख लीजिए यहाँ पर मैंने नेमिंग कर दिया है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो फिर से एक बार देख लीजिए। वोल्टेज V से हम स्टार्ट किए हैं, क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर का केस है, तो हमारा करंट क्या होगा, लैगिंग नेचर का होगा, IA इसके नीचे होगा। उसके बाद हमारा IA RA जो ड्रॉप है वो यहाँ पर V से जुड़ेगा IA के फेज में। IA एक्सेस इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होता है, तो इसे हम बोलते हैं IA एक्सेस। जब आप इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा इंड्यूस्ड EMF का फेजर बनेगा, जिसे हम बोलेंगे E। और इस पॉइंट को आप क्या कर लीजिए, O बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ मैथमेटिकल, अगर मैं एक्सप्रेशन देखिए निकालना चाहूँ, V तो हमारा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। V इज आवर टर्मिनल वोल्टेज इन वोल्ट्स। E आपका क्या है, EMF जनरेटेड है, EMF जनरेटेड है। ठीक है, या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोल लीजिए। अगर मुझे E का फेजर, मान लीजिए आपको ट्राइंगल OCF में पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ा, तो क्या लगाएंगे, OC इज इक्वल टू, देखिए OF
ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस में सी एफ स्क्वायर, यही लिखेंगे। देख लीजिए, ओ सी स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर एंड सी एफ स्क्वायर। बट ओ एफ को आप क्या लिख सकते हैं, ओ एफ को आप लिख सकते हैं ओ डी प्लस डी एफ होल स्क्वायर, यही लिखेंगे। ओ एफ को आप ओ डी प्लस डी एफ का नहीं लिखेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद सी एफ को आप क्या लिखेंगे, बी सी प्लस बी एफ में होल स्क्वायर, यही चीज लिखेंगे आप। देख लीजिए, ओ सी आपका क्या है, ओ सी आपका ई है, तो ये हो जाएगा ई का स्क्वायर, ठीक है। ओ डी आपका क्या है, देख लीजिए, ये छोटा वाला ट्राइंगल में ये ओ है, ये डी है और ये ए है, ये हमारा फाई है, ये वेक्टर वी है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। बेस वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, वी कॉस वाली कंपोनेंट होती है, और ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या होता है, साइन फाई का होता है। कुछ नहीं है, कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, बेस ओ डी अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो ओ डी की वैल्यू यहाँ से क्या आई, ओ डी इज इक्वल टू वी कॉस फाई नहीं आई। सिंपल मैथमेटिकल है, देख लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओ डी हमारा हो जाएगा वी कॉस फाई प्लस डी एफ कितना है, डी एफ इसको आपने नीचे एक्सटेंड किया इस लाइन को, तो आई ए आर ए बना है, ठीक है। अब मैं इसको आई ए आर ए लिखूंगी क्योंकि मुझे आर ए हैबिट है लिखने का, तो आर ई नहीं भी लिखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। बी सी कितना है, देखिए बी सी तो आपका क्या है, आई ए एक्सेस प्लस बी एफ, अभी मैंने बताया बी एफ क्या है, वी साइन फाइव, तो ये लिख लीजिए वी साइन फाइव प्लस आई ए एक्सेस होल स्क्वायर। देखिए, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ, इस पूरे क्वांटिटी का आपने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है, तो आपको कहीं भी जे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फेजर फॉर्म में लिखेंगे तब आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा जे वाला टर्म। तो यहाँ से देखिए मैंने डिराइव कर लिया, वी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए होल स्क्वायर प्लस वी साइन फाई प्लस आई ए एक्सेस होल स्क्वायर, यही चीज़ मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। अब आप क्या कर लीजिए, अब आप इसे याद कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, याद कर लेंगे तो अब डेफिनेटली आपको चीज़ याद हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने माइनस लिखा है, लीडिंग के लिए हमारा हमेशा माइनस लेंगे और लैगिंग के लिए हमेशा हम प्लस लेंगे। तो आपको दो फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग से, लीडिंग और लैगिंग का। आप सिर्फ लैगिंग का याद रख लीजिए, लीडिंग का आप डेफिनेटली याद कर लेंगे माइनस लगा करके। तो ये डेरिवेशन हो गया आपका, देख लीजिए इसका। उसके बाद हम देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का केस और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का केस कैसे डिस्कस किया जाता है। तो उसके पहले आपको ये फिगर जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, कुछ नहीं है, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर लिखा है, और उस वाले डायग्राम से ओ एफ ओ डी डी एफ बी सी सी एफ सब क्या है वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना है। इवन आप अगर मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस फॉर्मूले को बिना याद करके आप गए तो आई एम श्योर आपसे क्वेश्चन जल्दी से नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको वोल्टेज रेगुलेशन का ये डेरिवेशन पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर पूछता है तो आप बता दीजिएगा, वैसे एग्जाम में ये डराइव करने नहीं बोलेगा। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का केस पूछता है आपसे। अब हेडिंग आप डालिए, फर्स्ट जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। इंपॉर्टेंट है, इसे भी वीवीआईपी मार्क कर लीजिए। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किसके केस में होता है? इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर। जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में भी देखा था, लीडिंग पावर फैक्टर पे ही हमारा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है। और लीडिंग पावर फैक्टर अगर मैं लोड बोलूं तो लोड हमारा होता है कैपेसिटिव नेचर का, कैपेसिटिव लोड। ठीक है, देख लीजिए
इतना आपको सबसे पहले तो अगर आपका क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज क्वेश्चन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर में होता है, तो आपको बोलना है लीडिंग पावर फैक्टर में, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो चाहे ऑल्टरनेटर का केस हो, वो हमेशा और हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर में ही एग्जिस्ट करेगा कैपेसिटिव लोड के केस में। तो यहाँ से आपका 2 न्यूमेरिकल तो वैसे ही बन गया, 2 एमसीक्यूज क्वेश्चन। उसके बाद कंडीशन हम लोगों को ड्राइव करनी है, कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ, ठीक है। यहां से अभी हम लोगों ने डिराइव किया E इज इक्वल टू रूट ओवर V cos फाई प्लस IA RA होल स्क्वायर प्लस V साइन फाई माइनस IA XS होल स्क्वायर, ठीक है। ये डाउट नहीं होना चाहिए कि माइनस क्यों लिए हैं, IA XS का होल स्क्वायर इसमें नहीं है, टोटल में होल स्क्वायर है, ठीक है, ओके। इस अंडर रूट को हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा, तो लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड ये हो जाएगा E स्क्वायर इज इक्वल टू V cos फाई प्लस IA RA होल स्क्वायर प्लस V साइन फाई माइनस IA XS होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया है मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है ताकि ये अंडर रूट हट जाए, हटा लीजिए। अब यहाँ पर इस पूरे को आप क्या करिए, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए। तो हमारा क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप ये बेसिक फॉर्मूला मैथमेटिक्स का आपको पता है। ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये पूरा क्वांटिटी a है, ये पूरा क्वांटिटी b है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस IA स्क्वायर RA स्क्वायर प्लस 2v कॉस फाई IA RA। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं। इसे आप ले लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस IA स्क्वायर XS स्क्वायर माइनस 2v साइन फाई IA XS। देख लीजिए मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, पूरा ब्रैकेट मैंने ओपन किया है। अब ये देखिए v स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई एंड v स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई में से कॉमन क्या निकलेगा, v स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा e स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। इन दोनों क्वांटिटी में से IA स्क्वायर RA एंड IA स्क्वायर XA मैं क्या कॉमन निकाल लूँ, IA स्क्वायर निकाल लिया मैंने। IA स्क्वायर बीच में बचेगा RA स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें से 2VA cos फाई RA एंड 2V साइन फाई IA XS, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा मुझे बता दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 2V IA कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा RA cos फाई माइनस XA XS साइन फाई, यही बचेगा कॉमन, देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम E स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपको ये पता होना चाहिए अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ये हो जाएगी 1। इम्पीडेंस ट्राइंगल अगर आप ड्रॉ करेंगे, इम्पीडेंस ट्राइंगल जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसका एंगल होता है थीटा, ये होता है RA, ये होता है XS और ये होता है ZS, यही होता है, देख लीजिए।
तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ जेड एस स्क्वायर इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और आर ए की वैल्यू क्या होगी, हमेशा मैंने बताया है बेस वाली क्वांटिटी कॉस का कंपोनेंट होता है, इसे जेड कॉस थीटा लिखूंगी मैं, और एक्स एस को मैं क्या लिखूंगी, जेड एस साइन थीटा। तो ये सब पूरे वैल्यू आपको पता होनी चाहिए इम्पिडेंस ट्राइंगल से, इसे हम बोलते हैं इम्पिडेंस ट्राइंगल, ठीक है। और एंगल को बोलते हैं हम इम्पिडेंस एंगल, ओके। तो ये क्वांटिटी आपकी हो जाएगी जेड एस स्क्वायर। यहाँ आर ए की जगह हम पुट करेंगे जेड एस कॉस थीटा और एक्स एस की जगह पुट करेंगे हम जेड एस साइन थीटा। तो इसे भी आपको लिखना है। ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये तो हो गया 1 प्लस आई ए जेड एस स्क्वायर प्लस 2v आई ए। अब पुट कर लीजिए आर ए की जगह जेड एस कॉस थीटा कॉस फाई माइनस जेड एस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। यहाँ से जेड एस आपको बाहर निकालना है क्योंकि दोनों में ही है, बाहर निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर जेड एस स्क्वायर प्लस 2v आई ए जेड एस, अंदर आएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से, कुछ नहीं किया है मैंने, जेड एस को बाहर निकाला है तो अंदर बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस माइनस साइन थीटा साइन फाई। अब आपको पता होना चाहिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी थीटा। तो यहाँ स्पेसिंग नहीं है, इतना आप पूरा नोट डाउन करिए, इसके नेक्स्ट स्टेप में ऊपर लिखूंगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक काफ़ी लेंदी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट भी इम्पॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए, प्री और मेंस दोनों में कई बार पूछा जाता है। तो इतना आप नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद ये मैं फर्स्ट ये मिटा रही हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए ई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर जेड एस स्क्वायर प्लस में 2v आई ए जेड एस कॉस ए कॉस बी। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस फाई, इतना बना, देख लीजिए कॉस थीटा प्लस फाई। नेक्स्ट स्टेप ई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस में यहाँ देखिए आई ए, यहाँ पर भी आई ए जेड एस, तो यहाँ से हमारा एक आई ए बाहर निकलेगा जेड एस बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद अंदर क्या बचेगा देख लीजिए आई ए जेड एस प्लस 2 कॉस थीटा प्लस फाई। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा ये आप चेक करिए, ठीक है। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक, इतना आप चेक करिए ये सही है कि नहीं सही है, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। लिख लिए यहाँ पर आपने। अब ये मैं पूरा रब कर देती हूँ। ये चीज मैंने यहाँ रब कर दिया, देखिए। अब आपको क्या करना है, इस v को आपके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर इक्वल टू आई ए जेड एस, अंदर आई ए जेड एस प्लस 2 कॉस थीटा प्लस फाई। इतना समझ में आया, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, वी स्क्वायर को इस तरफ ला लिया है, ओके। अब आपको ये पता होना चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला अगर हम लोगों ने देखा था
तो E माइनस वी अपॉन में V इंटू 100 देखा था। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का केस है, यानी कि ये क्वांटिटी होगी जीरो, तो मैं यहाँ से कहूँगी E माइनस वी इक्वल टू जीरो होगा, या फिर E इज इक्वल टू वी होगा। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का केस देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होने का मतलब है E माइनस वी इक्वल टू जीरो हुआ, या फिर E इक्वल टू वी हुआ। तो ये हमारी क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को हमें जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। कर दिया आपने इक्वेट, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो से इक्वेट होगी। लिख लीजिए आइए ZS, यहाँ लिख लीजिए फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन E इक्वल टू वी, या फिर E माइनस वी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अब आप कैलकुलेट करिए आइए ZS, ब्रैकेट के अंदर क्या है, आइए ZS प्लस 2 cos थीटा प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। ये तो हो गया हमारा ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको तो आप इधर करेंगे तो ज़ीरो से इक्वेट हो जाएगा। इतनी पूरी क्वांटिटी को आपको ज़ीरो से इक्वेट करना है। देख लीजिए ये इतनी पूरी क्वांटिटी को, यहाँ पर हम एक V भूल गए हैं अंदर में, यहाँ पर V आएगा, यहाँ पर V आएगा और यहाँ पर V आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं आइए ZS प्लस 2V cos थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। इस वाली क्वांटिटी को आप उस तरफ लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 2V cos थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस आइए ZS। तो अब हमारा जो फाइनल कंक्लूजन निकलने वाला है वो ये है। अब आप इसके बाद कभी भी इसको याद कर सकते हैं। देख लीजिए इस वाली क्वांटिटी को, तो यहाँ से cos थीटा प्लस फाइव की वैल्यू कहाँ से हुई, देख लीजिए ये यहाँ पर आएगा माइनस आइए ZS अपॉन में 2V। तो यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का। जब भी अगर आपको जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का केस ड्राइव करने बोलेगा, तब यहाँ पर हमारा ये फाइनल इक्वेशन, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है आपके मेंस पेपर के लिए, या फिर प्री के लिए तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप गेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इससे कैलकुलेटर गिवन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जरूर। वन डे एग्जामिनेशन के लिए आपको तो ये पूछेगा लीडिंग पावर फैक्टर पे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है और कैपेसिटिव लोड होता है। तो यहाँ से cos थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस आइए ZS अपॉन 2V इम्पॉर्टेंट है। हमारी वैल्यू आइए ZS बहुत लेस देन 2V होती है, बहुत ही कम होता है ये वैल्यू, इसलिए ऊपर वाली क्वांटिटी को हम ज़ीरो बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आइए ZS अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो लेंगे, तो cos थीटा प्लस फाइव आपका आएगा ज़ीरो, और आपको ये पता होना चाहिए cos ज़ीरो कब आता है हमारा 90 डिग्री के केस में, इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है लास्ट वाला, इसे आप ट्रिपल, अगर आपको MCQs क्वेश्चन पूछता है वन डे एग्जामिनेशन के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है। थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री आता है, या फिर फाइव इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। फाइव हमारा है पावर फैक्टर एंगल, और थीटा हमारा है इंटरनल एंगल और इम्पीडेंस एंगल। ठीक है, ये पूरा हो जाता है केस आपका किसका, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का केस होता है हमारा इन केस ऑफ एन ऑल्टरनेटर थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों का। और उसके बाद जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, नियरली हमारा यूनिटी पावर फैक्टर पे होता है। तो इसे मैं पूरा रब कर रही हूँ, आई होप स्टेप बाय स्टेप आप बार बार वीडियो को देखिए और उसके बाद डराइव करने की कोशिश करिए खुद से, तो कंसेप्ट आपके और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। देखिए जो इंटरनल पावर फैक्टर होता है हमारा, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल थीटा होता है, उसका रेंज होता है 80 to 85 डिग्री। ये रेंज होता है, ये फिक्स होता है 85, 81, 82, 83, 84 कुछ भी हो सकता है। अगर उस इक्वेशन में मैं थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्री जैसा कि हम लोगों ने डराइव किया है, थीटा की वैल्यू मैं अगर 80 डिग्री लेती हूँ तो यहाँ पर
80 प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइव की वैल्यू कितनी आएगी 10 डिग्री, और आपको पता होना चाहिए कॉस 10 की वैल्यू कितनी आती है 0.9 समथिंग आती है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं बस सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, नियरली यूनिटी पावर फैक्टर में आएगा, नियरली यूपीएफ और कैपेसिटिव लोड होगा, कैपेसिटिव लोड होगा। समझ में आया? ये पूरा केस होता है आपका जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का। जो जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट है वो, इसे फिर से आप कहीं भी अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं या शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो वहाँ इंपॉर्टेंट है। ये अब मैं रब कर दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट बचता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का केस। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का केस हमेशा होता है लैगिंग पावर फैक्टर में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ट्रांसफॉर्मर में भी सेम था, मैक्सिमम में वहाँ पर भी लैगिंग का ही केस हो रहा था। तो सेकंड केस आपका होता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आपका बनेगा E इज इक्वल टू रूट ओवर V cos फाई प्लस IA RA होल स्क्वायर प्लस V साइन फाई प्लस IA XS होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा, बीच में प्लस लगेगा। तो फिर से मैं देखिए डराइव नहीं कराऊंगी, जो फाइनल हम एक इक्वेशन निकाले थे, आप पेज पलट के देखिएगा, बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, आई ए जेड एस, ब्रैकेट में आया था आपका आई ए जेड एस प्लस 2v कॉस थीटा माइनस फाई। ऐसा कुछ इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। आप अपने से कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि ये इक्वेशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, कभी भी हम किसी चीज़ का मैक्सिमम निकालते हैं तो d बाई, अगर यहाँ पर मैक्सिमम e का इस इक्वेशन का निकालना है तो ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। जैसा कि मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का d अपॉन में डी फाई इक्वल टू 0 से इक्वेट करना होता है। कर देते हैं हम 0 से इक्वेट, कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा। देखिए ये वाली क्वांटिटी तो बाहर है तो इसे भूल जाइए, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे भी तो कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस इक्वेशन में से कहीं भी फाई का टर्म नहीं है तो फर्स्ट वाली क्वांटिटी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0। इस वाली क्वांटिटी में देखिए कॉस है तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बताइए, तो ये होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस फाई। ठीक है, और अगेन माइनस फाई का है तो यहाँ पर एक माइनस मल्टीप्लाई और होगा इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो गया, बचेगा आपके पास साइन थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0। अब आपको ये पता होना चाहिए साइन 0 किस पे देता है, 0 डिग्री पे, तो ये थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0 हुआ और फाइनल आपका आंसर आया थीटा इज इक्वल टू फाई। तो ये आपका कंडीशन होता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का, और आता किस केस में है, लैगिंग पावर फैक्टर में। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लैगिंग पावर फैक्टर लोड और इंडक्टिव लोड। लेकिन अगर आपको देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का केस आप डिस्कस करिए, तो आपको ये फाइनल ये याद नहीं रखना है जितना भी मैंने कैलकुलेट किया था और यहाँ तक थीटा माइनस फाइनल वाले इक्वेशन तक आपको पूरा सॉल्व करना है। तो इतना ये इक्वेशन है, ये देखिए थीटा इज इक्वल टू फाई आया, यानी कि आप बोल सकते हैं नोट पॉइंट में द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स व्हेन द पावर फैक्टर एंगल इज इक्वल टू द इंटरनल एंगल और इम्पिडेंस एंगल, और होता है लैगिंग पावर फैक्टर के केस में। तो ये पूरा डिस्कशन हो गया, मिटा रही हूँ मैं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का। अब आपको एक फाइनल ग्राफ के हेल्प से वोल्टेज रेगुलेशन
को समझना है, जो हम ट्रांसफॉर्मर में भी पढ़े थे, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उसे मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। इससे आप न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। आई मीन टू से एमसीक्यूज क्वेश्चन। देख लीजिए, ये आपका होता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव तरफ, और ये आपका हो जाएगा नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में। यहाँ पर आपका आएगा लैगिंग पावर फैक्टर, और इस तरफ आपका आता है लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करना चाहूंगी तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है वोल्टेज रेगुलेशन का। तो ये हमारा हो जाता है यूपीएफ का केस, ये हो जाएगा 0.8 पावर फैक्टर, 0.6 पावर फैक्टर, 0.4, 0.2, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ZPF। इस तरफ अगर ये देखिए, ये पूरा लैगिंग का केस है, ओके, और ये हमारा हो जाएगा क्या, लीडिंग का केस। तो ये हो जाएगा 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 और ZPF लीड। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये ट्रांसफार्मर में जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर ये चीज़ मैंने ड्रॉ किया होगा। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, ज़ीरो पावर फैक्टर लीडिंग के केस में अगर मैं देखूँ तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, एंड नेगेटिव भी हो सकता है। किसके केस में, लीडिंग के केस में। ये पूरा हमारा इस तरफ लीडिंग का पार्ट है। लीडिंग के केस में ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन भी हो सकता है। तो इसके नीचे आप नोट पॉइंट लिख लीजिए। वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर इन द सेंस कैपेसिटिव लोड। और अगर मैं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करूं तो वो लैगिंग पे हो रहा था। यूपीएफ के केस में हमारा ये हो जाएगा, और ये हमारा जो वैल्यू रहेगी वो हो जाती है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज Z। तो ये देखिए, ये पूरा आपका ग्राफ है वोल्टेज रेगुलेशन का। पूरा मैंने डिस्कस किया, जीरो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन ग्राफ मैंने डिस्कस किया। इस पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल पूछा जाएगा एमसीक्यूज क्वेश्चन में। जितने भी मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ इस टाइप का, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। इस ग्राफ से आपको क्या क्या कंक्लूजन मिलता है वो आपको अंडरलाइन करना है, और इससे बेस्ड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।